क्या आप ये सीन देख रहे हैं? ये खूबसूरत सीन, ये क्रिएटिविटी है किसी आर्टिस्ट के कैनवस के जैसे, किसी कवि की कविता के जैसे। ये एक सुपर हीरो मूवी है। जी हाँ, सुपर हीरो मूवी। जस्ट ट्राई टू टेक इट फॉर अ सेकेंड। ये स्टैनली क्यूब्रिक की कोई आर्ट फिल्म नहीं है। ये गियर्मो डेल टोरो का कोई मास्टरपीस भी नहीं है। ये एक सुपर हीरो मूवी है। ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सेल्स और पब्लिसिटी बढ़ाने का एक स्टूडियो का सस्ता अटेम्प्ट भर नहीं है, जैसा कि ज़्यादातर सुपर हीरो मूवीज अब तक होती आई हैं। ये विजन है सिर्फ एक आदमी का, अ वर्क ऑफ लव बाय वन डायरेक्टर, जैक स्नाइडर। Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was forced out? Now my foolish boat is leaning. एक वक्त था जब डीसी मूवीज मल्टीट्यूड थी सुपर हीरोज की। सुपर हीरोज जिनकी कोई बैक स्टोरी नहीं थी, कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं था। अगर कुछ था तो बस बहुत सारे सुपर हीरोज की एक भीड़ जिन्हें एक मूवी में ठूस दिया गया था, इस डेस्परेशन में कि शायद वो रेप्लिकेट कर पाएं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वर्ल्ड वाइड सक्सेस को। मूवीज जिनमें कोई हार्ट नहीं होता था और ना ही कोई केयर। लग रहा है कि डीसी फैंस के उस टॉर्मेंटिंग दौर का अब अंत आ रहा है। शायद एक दिन वार्नर ब्रदर्स ने एक कमरे में बैठ के घंटों तक डिस्कशन किया और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि वो गलत थे। आफ्टर अ सीरीज ऑफ फेलियर्स उन्हें समझ में आया कि मार्वल ने जो कुछ बनाया है वो उसे रेप्लिकेट नहीं कर सकते। दे हैव टू मेक इट समथिंग न्यू, दे हैव टू मेक इट समथिंग देयर ओन। और यहाँ से उनकी स्ट्रैटेजी निकल के आई, लेटिंग द फिल्म मेकर्स जस्ट बी फिल्म मेकर्स। हमारे पास सैकड़ों हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं कि ज़्यादातर एडॉप्टेशन प्रोजेक्ट्स गटर में सिर्फ इसलिए चले जाते हैं क्योंकि क्रिएटिव टीम्स के काम में प्रोडक्शन हाउसेस और मार्केटिंग टीम्स इंटरफेयर करते रहते हैं। मार्वल स्टूडियोज को जॉन फेवरो ने एक ग्रैंड ओपनिंग दी थी आयरन मैन 1 के साथ। रॉबर्ट डाउनी जूनियर वॉज परफेक्ट फॉर द रोल। द इंट्रोडक्टरी प्लॉट वॉज परफेक्ट। I am Iron Man. इवन द एंडिंग वॉज परफेक्ट। तो आखिर क्या हुआ? हम यहां से यहां तक कैसे आ गए? 2004 में जब सैम रेमी की स्पाइडरमैन 2 आई थी तो सबको लगा था दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग आफ्टर स्टार वॉर्स। फिर आखिर क्या हुआ? हम यहां से यहां तक कैसे आ गए? जब भी क्रिएटिविटी बॉक्स ऑफिस के स्टैंडर्ड्स के मद्देनजर कंट्रोल की जाती है तो यही होता है। हमारे हाथ में एक बिग पाइल ऑफ शिट होता है और हमें समझ में नहीं आता कि इसका क्या किया जाए। मे बी, जस्ट मे बी, इसी लेसन से सबक लेते हुए वार्नर ब्रदर्स ने क्रिएटर्स को फ्रीडम दी है। जस्टिस लीग स्नाइडर कट को रिलीज करना उसी दौर का एक हिस्सा है, क्योंकि जब क्रिएटर्स को फ्रीडम मिलती है तो वो इमोशनल कैरेक्टर ड्रिवन ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि DCEU में आजकल देखने को मिल रहा है। भले ही आपको ये मूवीज पसंद ना आए, लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ये मूवीज एक्चुअली इंटरेस्टिंग हैं, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट में टाइम लेती हैं। शज़ैम, वंडर वुमन, एक्वामैन एंड फाइनली सालों के पिटीशन साइनिंग मोमेंट के बाद जैक स्नाइडर के DCEU के मोस्ट हेटेड फिल्म मेकर से मोस्ट बिलव्ड फिल्म मेकर तक की जर्नी तय करने के बाद हमारे सामने है जैक स्नाइडर का खुद का विजन जस्टिस लीग के बारे में। इज इट एनी गुड? वेल, इस वीडियो में मैं यही बताने की कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं।
कि जस्टिस लीग स्नाइडर कट इज द परफेक्ट मोन्टाज। एक माइथोलॉजिकल ट्रिलॉजी का ग्रैंड फिनाले जिसके इंतजार में हम सब लंबे वक्त से थे। जब ये मूवी पहली बार अनाउंस की गई थी, जब मैंने सारे रिलीज द स्नाइडर्स कट ट्वीट देखे थे, मैं कोई खास एक्साइटेड नहीं था इस मूवी को लेकर। मैं तो इस बात को लेकर भी श्योर नहीं था कि मैं इस मूवी को देखूंगा या नहीं। आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड टू लव इट। मैं जैक स्नाइडर का कोई खास फैन नहीं हूँ, और अगर बैटमैन को छोड़ दिया जाए तो मैं डीसी का भी कोई खास फैन नहीं हूँ। बट इस मूवी ने मुझे डीसी का फैन बॉय बना दिया। अब मैं हर उस कैरेक्टर के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता हूँ जिसे इस मूवी में डेवलप किया गया है। फ्लैश, साइबॉर्ग, एक्वामैन, यहाँ तक कि लोइस लेन भी। इसे देखने के दौरान फील ही नहीं होता कि आप मूवी देख रहे हैं। इट सीम्स लाइक अ ग्रैंडियोज एपिक नॉवेल, जहाँ ये मिथिकल लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स लड़ रहे हैं इन अदर वर्ल्डली बीइंग से, लेकिन अंत तक पहुँचते पहुँचते ये ह्यूमन स्टोरी का शेप ले लेती है। स्टोरी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की जो अपनी अलग पर्सनैलिटी के साथ, अलग अलग मॉरल स्टैंडर्ड्स के साथ, आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ वो तलाशते रहते हैं एक कॉमन ग्राउंड, एक घर जिसमें वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक फैमिली। बैरी एलन सीवियरली वुंडेड है। उसकी स्पीड हीलिंग एबिलिटी भी उसे हील नहीं कर पा रही है। वक्त गुजरता जा रहा है। उसके टीम मेंबर्स उसके चारों ओर एक एक करके मर रहे हैं। यहाँ इस पॉइंट पर अब वो सिर्फ उसके टीम मेंबर्स नहीं हैं, वो उसकी फैमिली हैं, वो उसका होम है। यही है जो जैक स्नाइडर्स कट को पावरफुल बनाता है, इतना मास्टरफुल बनाता है मेरे लिए। वो फिल्म जो 2017 में आई थी, वो कोई फैमिली नहीं थी। उसके मेंबर्स में कोई केमिस्ट्री नहीं थी। वो बस हीरोज़ का एक झुंड था जो बैड गाइज से लड़ रहा था। लेकिन यहाँ हम हर किरदार का मोटिवेशन देख सकते हैं। हम देख सकते हैं उनके इश्यूज़, उनके डिस्कोर्सेस, उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं, वो फील क्या करते हैं, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या हैं। यहाँ तक कि हम ये भी देख सकते हैं कि नॉर्मली वो अपनी लाइफ में क्या करते हैं, और शायद इसी वजह से वो रियल लगते हैं, वो टेंजिबल लगते हैं। बैरी को सोशल एंजाइटी है। वो खुद को शांत रखने के लिए योगा करता है। ये बहुत छोटी सी डिटेल है, लेकिन ये कुछ बताती है हमें बैरी के बारे में। ये उसे रियलिस्टिक बनाती है, उसे ह्यूमन बनाती है, उसे हमारे जैसा बनाती है। आप इन कैरेक्टर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। इन 4 घंटों के दौरान आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्यों वो एक दूसरे की इतनी केयर करते हैं, और आखिर क्यों वो वहाँ उस टीम का हिस्सा हैं। हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है फैमिली के एस्पेक्ट में। ब्रूस ने सुपरमैन के रूप में एक बीकन ऑफ होप खो दिया है, और पूरी फिल्म के दौरान हम उसके गिल्ट कॉन्शियस को देख सकते हैं जो उसने सुपरमैन के साथ किया था पिछली फिल्मों में। इसलिए वो लड़ता है सुपरमैन को वापस लाने के लिए। पहले ब्रूस को दूसरों पर भरोसा नहीं था, लेकिन सुपरमैन के जाने के बाद से उसने खुद ये टीम असेंबल की है। नाउ ही बिलीव्स इन फेथ एंड होप। He'll be here, Alfred, I know it. What makes you so sure? Faith, Alfred. Faith. डायना की ऑलमोस्ट पूरी फैमिली को स्टेपनवुल्फ ने मार दिया है। वो अभी भी स्टीव की डेथ से मूव ऑन नहीं हो पाई है। वो उसे मिस करती है। उसने वॉर में बहुत कुछ खोया है, और उसके इस दर्द को उसके चेहरे पर हम हर सीन में देख सकते हैं। जॉस वीडन के कट में एक्वामैन रूट था, जिसका कोई पर्टिकुलर रीजन भी नहीं दिया गया था। That was a great way to get rid of Superman, right? Because you can't control the machine. लेकिन स्नाइडर्स कट में हमें पता चलता है कि वो एक्चुअल में केयर करता है। I thought you didn't care. I never said that. साइबॉर्ग पहले अपनी मॉम को खोता है और फिर अपने फादर को। शुरुआत में वो अपने फादर से नाराज रहता है। वो उन्हें जिम्मेदार मानता है अपनी मॉम की डेथ का, लेकिन धीरे धीरे ये बात सामने आती है कि वो एंग्री से ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। मूवी के प्रोग्रेशन के साथ वो और ज़्यादा कॉशियस होता जाता है अपने लुक्स को लेके।
लोगों की अनकंफर्ट को लेके जो वो फील करते हैं उसे देखने पर। वो खुद को छुपाने के लिए हमेशा एक हुडी पहनता है। वो खुद को लोगों से दूर एक कमरे में अकेला बंद करके रखता है और खिड़की से दूर खड़ी दुनिया को देखता रहता है, किसी प्रिजनर की तरह। वो प्रिजनर है अपने खुद की रेज का, अपने खुद की डिस्गस्ट का, जो वो फील करता है अपने लिए। फाइनली वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो अपने माँ बाप सबको खो चुका है। वो अपने पास्ट सेल्फ को भी खो चुका है और अब उसके पास जीने के लिए कुछ खास नहीं बचा है। और इसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान उसे समझ में आता है कि उसके पास अभी भी कुछ है। जीने के लिए उसे किसी मैजिकल बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। उसके पास एक फैमिली है, एक टीम। उनके लिए वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, उनके लिए वो एक हीरो है, एक दुनिया को बचाने वाला हीरो। ही इज नॉट ब्रोकन, ही इज नॉट अलोन। Waiting for you, Victor. My broken boy. I'm not broken. And I'm not alone. साइबॉर्ग का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा फंडामेंटली डेवलप्ड कैरेक्टर है इस मूवी में। वो पूरी फिल्म का हार्ट है। जैक ने एक सिंपल हुडी का यूज़ किया है उसकी डेवलपमेंट को दिखाने के लिए। खुद को कवर करने के लिए वो हुडी पहनता है जिससे लोग देख ना पाएं उस मॉन्स्टर को जो कि वो खुद को समझता है। लेकिन फाइनली जब वो खुद को एक्सेप्ट करता है वैसे जैसा कि वो है, तो वो हुडी कहीं पीछे छूट जाती है। इसके अलावा बाकी कैरेक्टर्स भी किसी न किसी लेवल पर सेक्लूजन का शिकार हैं। फ्लैश बचपन से अपने बाप को इनोसेंट साबित करने की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है, इसलिए वो सोशल इंटरेक्शंस का मतलब नहीं समझता। एक्वामैन हाइब्रिड है दो अलग अलग वर्ड्स का, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच, और वो दोनों ही उसे अपना नहीं मानते। स्टीव के जाने के बाद से डायना आज तक इस दुनिया को अपना नहीं पाई है और अमेजोनियंस भी अब तक न जाने कहां पीछे छूट चुके हैं। सुपरमैन जो सबका अल्टीमेट सेवियर है, अर्थ वाले उसे हमेशा एलियन ही समझते हैं। और इन सब से बढ़कर बैटमैन, वो बचपन में ही अपने माँ बाप को खो चुका है। डिक ग्रेसन, जेसन टॉड, टिम ड्रेक, बारबरा गॉर्डन और हर वो शख्स जिसे उसने कभी प्यार किया था, जिसे उसने अपना माना था, उन सबको उसने अपने हाथों से दफनाया है। इसलिए अब वो ईजिली किसी को अपने करीब नहीं आने देता और इस सॉलिट्यूड से निकल कर आती है ये कमराडरी, ये ब्रदरहुड। यही उन्हें एक टीम बनाता है। ये फिल्म देखकर मुझे लगा जैसे मैं एक ट्रिप पर था इन कैरेक्टर्स के साथ। उन सबको अपनी अपनी जगह मिली, उन सबको एक घर मिला और उन सबको मिली एक फैमिली। एंड इन माई ओपिनियन दैट्स व्हाट मेक्स दिस जैक स्नाइडर्स कट अ परफेक्ट montage. Þá fögru steina mitt þitt og þitt mitt. Þú veist hvað